नमस्कार। जीएस क्विक रिवीजन में आज हम लोग आधुनिक इतिहास का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। पहला पार्ट हम लोगों ने करवाया है और इस पार्ट में हम लोग आधुनिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक 1885 यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक के संपूर्ण घटनाक्रम को क्विकली रिवीजन के रूप में देखेंगे। तो बिना देर किए हुए शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय परिसर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रमुख तथ्यों को देख लीजिए। इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थीं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थीं, जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थीं। वहीं सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन देख लीजिए। 1885 में बम्बई में W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 1886 में कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे। इसमें क्या प्रमुख घटना हुई? इसमें नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। इसके बाद 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसमें सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया। शस्त्र अधिनियम के विरोध में प्रस्ताव भी इसी कांग्रेस के अधिवेशन में पारित किया गया। फिर 1888 में इलाहाबाद में हुआ, प्रयागराज में। जॉर्ज यूले उसके अध्यक्ष थे, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। 1896 में कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला यम सयानी। ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी के बाद। इसमें एक महत्वपूर्ण घटना हुई, सर्वप्रथम वंदे मातरम इसी में गाया गया था। 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ। इसमें बंगाल विभाजन की आलोचना की गई और स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में हुआ। इसमें दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज्य या स्वशासन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ये अक्सर पूछता है किस अधिवेशन में, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में। 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। बिशन नारायण दर इसके अध्यक्ष थे और इसमें पहली बार जनगण मन को गाया गया 1911 में। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसमें क्या हुआ? इसमें बम्बई के गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। नरम दल और गरम दल में समझौता हुआ तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी इसमें समझौता हुआ था। ओके। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थीं। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने इसी अधिवेशन में अपनाया था। 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ। C. विजय राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। इसमें भारतीय रियासतों के प्रति नीति घोषित की, भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन और हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात इस अधिवेशन में कही गई। इसके साथ ही साथ असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन भी किया गया। 1923 में काकीनाडा में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद अली। इस वार्षिक सम्मेलन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी और ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अक्सर पूछता है। 1925 में कानपुर में हुआ। सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष थे, जो कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। इसमें मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ। गांधी इरविन समझौते को अनुमोदन किया गया और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव भी इस अधिवेशन में
पारित हुआ था। 1936 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसमें नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के हल करने की कुंजी बताया और कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की इस अधिवेशन में स्थापना भी हुई। 1937 में फैजपुर में अधिवेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ये पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, 1937 का फैजपुर अधिवेशन। 1938 में गुजरात के हरिपुरा अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इसमें राष्ट्रीय नियोजन या योजना समिति का गठन हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की और झंडा गीत को स्वीकृति मिली। 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस थे और ये अधिवेशन ऐसा था कि पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के बीच मतदान हुआ। इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए, लेकिन कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 1940 में रामगढ़ में अधिवेशन हुआ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बने। आज़ाद 6 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ, आचार्य जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष बने और जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये पूछा गया है और पूछा जा सकता है, कौन थे जेबी कृपलानी जब भारत स्वतंत्र हुआ। ओके, तो ये कुछ प्रमुख अधिवेशन थे। बंगाल विभाजन को देखते हैं, 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। विभाजन के निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मिश्र ने अपने पत्र संजीवनी में दिया था। कहाँ पर? संजीवनी में। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, क्योंकि इसी दिन बंगाल विभाजन जो है वो प्रभावी हो गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसको भारत सेवक समाज कहा जाता था, उसकी स्थापना की थी। 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन पर दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, जो आज भी है। मुस्लिम लीग का गठन देख लेते हैं। दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के निमंत्रण पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन संपन्न हुआ। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया। सम्मेलन में सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पेश किया। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष चुना गया था, किसको? आगा खां को चुना गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का विभाजन देखिए, सूरत अधिवेशन 1907 जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे, उसी दौरान कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तौर तरीकों को लेकर कुछ लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते थे और कुछ लोग इसके सिर्फ एक सीमित स्वरूप तक ही सीमित रखना उसको चाहते थे, और इसी को लेकर वाद विवाद हुआ, जिसके चलते कांग्रेस में नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया कांग्रेस का। ओके, बाल गंगाधर तिलक के बारे में देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक की उपाधि लोकमान्य थी। इनको भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। इनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र मराठा और केसरी था 1881 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। 1908 में केसरी में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्ष की सज़ा देकर मांडले जेल बर्मा में भेज दिया गया और वहीं पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गीता रहस्य। तिलक ने ही कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। ये कई बार पूछा जा चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के पहले चरण को देख लेते हैं। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही
1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। पी मित्रा, प्रमथ मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और 1908 में मात्र 15 वर्ष की उम्र में इनको फांसी दे दी गई। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काफिले पर बम फेंका गया। इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल की मुख्य भूमिका थी। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में भारत स्वशासन समिति यानी इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहराया, जो कि हरा, पीला व लाल रंग का ध्वज था। ये पूछा है। इन्हें भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाकना इस पार्टी के अध्यक्ष थे। लखनऊ समझौते की बात करें तो 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ। लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से नरम दल और गरम दल का पुनः मिलन हो गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौते के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देख लीजिए, इनका क्रम देख लीजिए, क्रम खूब पूछा जा रहा है। कामागाटा मारू प्रकरण, जो कि जहाज प्रकरण था, 1914 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, दिल्ली दरबार 1911 में, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी, होम रूल लीग आंदोलन 1916 में, लखनऊ समझौता 1916 में, मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये 1919 में हुआ था। महात्मा गांधी की बात करें, इनका संक्षिप्त परिचय देखिए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। इनके पिता ये पोरबंदर, वांकानेर और राजकोट के दीवान थे, बीकानेर 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। गांधी जी ने 1889 से 1891 तक इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की। 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका के ये डरबन शहर में पहुँचे। दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 साल तक रहे। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी ने 1917 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये गांधी जी की ही आत्मकथा है। सत्य के मेरे प्रयोग। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तक और पत्र पत्रिकाएं हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा में देख लीजिए उन्होंने कौन कौन से प्रमुख कार्य किए। सबसे पहले उन्होंने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके बाद इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन 1903 में किया। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में की और टालस्टाय फर्म की स्थापना 1910 में की। टालस्टाय जो फर्म था ये जोहानसबर्ग में स्थित था। ओके, तो ये 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं गांधी जी के दक्षिण यात्रा के दौरान। भारत में गांधी जी के 3 प्रारंभिक कार्य में देख लीजिए। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया। ये प्रथम सविनय अवज्ञा सत्याग्रह था। 1918 में फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल में इनकी प्रथम भूख हड़ताल हुई, जबकि 1918 में खेड़ा सत्याग्रह इनका प्रथम असहयोग सत्याग्रह था। ओके, 1917 में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए। गांधी जी ने यहाँ पर नील की खेती की तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। इसी को चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया, याद रखिएगा। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर के आदेश पर पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना से जनता में रोष व्याप्त हो गया।
10 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को सौंप दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिस पर जनरल आर डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाईं। इस हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। बहुत बार पूछा है ये। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की अपनी उपाधि भी त्याग दी थी। कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया था। असहयोग आंदोलन की बात करें 1920 से 1922 तक, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन को चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। दुर्भाग्य से इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। दिसंबर 1920 में कांग्रेस में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव को चित्तरंजन दास ने प्रस्तुत किया था, CR दास। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना की गई। महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद और जमुनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। इस आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने को रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। चौरी चौरा कांड की बात करें, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर। कारण क्या था? किसानों के जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसका परिणाम क्या हुआ? 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। जब चौरी चौरा कांड हो गया तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसको बंद कर दिया। स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923। 1923 के विधानमंडल चुनावों में भाग लेने के लिए मार्च 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। CR दास इस पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव बने। स्वराज पार्टी ने 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष नियुक्त करने में सफलता प्राप्त की। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण देख लीजिए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी ने अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग से कानपुर में इसकी स्थापना की। फिर इसी में काकोरी कांड हुआ 9 अगस्त 1925 को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया। इस घटना के संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल और अशफाक उल्ला खां को क्रमशः गोरखपुर, गोंडा, नैनी और फैजाबाद में फांसी दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद इस घटना के बाद भागने में सफल रहे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में जान लीजिए। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ एसोसिएशन रख दिया गया, जिसको HSRA कहा जाता था। इसके संस्थापक सदस्यों में भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर और विजय कुमार सिन्हा शामिल थे। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानमंडल की खाली बेंचों पर बम फेंका। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली, यानी उनकी भी मौत हो गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध डांडी मार्च के साथ हुई।
12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के लिए दांडी के लिए पदयात्रा प्रारंभ की। 24 दिनों बाद गांधी जी ने अपने समर्थकों के साथ 5 अप्रैल को दांडी, जो कि नवसारी जिला में स्थित है, पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने कुल 390 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था। गोलमेज सम्मेलन को देख लीजिए। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, जबकि तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 14 दिसंबर 1932 तक हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, याद रखिएगा। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, गांधी जी ने उसमें भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी 29 अगस्त 1931 को SS राजपूताना नामक जलपोत से लंदन के लिए रवाना हुए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख व्यक्ति महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिड़ला, मीराबेन, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री और लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय थे। सांप्रदायिक निर्णय और पूना पैक्ट को देख लीजिए। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। अब दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक यानी मुसलमान और सिख पहले से ही मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इस निर्णय के विरोध में गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। 24 सितंबर 1932 को गांधी के अनुयायियों मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ। इस समझौते को पूना पैक्ट कहा जाता है, पूना समझौता। पूना समझौते का मसौदा सी राजगोपालाचारी ने तैयार किया था। पूना पैक्ट पर दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदुओं की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। ओके, महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन, जिनको मास्टर दा भी कहा जाता है, इनके नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की चटगांव शाखा ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ। इसी अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया गया। युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से हम लोग जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतः स्वीकृत करने के पश्चात कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो सत्याग्रह का प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही के रूप में चुना, दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू को और तीसरा सत्याग्रही सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को पहले सत्याग्रह के रूप में रोका, दूसरे में पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे में सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्रिप्स मिशन देखते हैं। भारत में बढ़ रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा, जिसको क्रिप्स मिशन कहा गया। ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन भेजा गया था, इसीलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में हुआ था। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई। इसी बैठक में नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद ने मिलकर तैयार किया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसी समय गांधी जी ने एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया था, करो या मरो। 9 अगस्त 1942 को सुबह में सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।
इस आंदोलन के दौरान यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 3 जगहों पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। कहाँ कहाँ पर? बलिया में पहली सरकार चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी। तामलुक में दूसरी सरकार, यहाँ की सरकार को जातीय सरकार के नाम से जाना जाता था। यह सरकार दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक चली थी। यहाँ की किसान विधवा मातंगनी हजारा ने गोली लग जाने के बाद भी झंडे को ऊंचा रखा था। इन्हें बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तीसरी सरकार सतारा में बनी, जो कि सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यह 1945 तक कार्यरत रही। इसके नेता वाई.वी. चौहान थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर, जो कि एक अमेरिकी पत्रकार थे, वे उनके साथ थे। गांधी इरविन समझौता की बात करें तो गांधी और इरविन की लंबी वार्ता के पश्चात 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट यानी गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गई। आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो मोहन सिंह के नेतृत्व में मार्च 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। इंडियन नेशनल आर्मी का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह व फूजीवारा ने दिया था। इसकी पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को किया गया, जिसके प्रथम सेनापति मोहन सिंह को बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर द्वीप द्वारा किया गया था। रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानिए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। 1920 में इन्होंने सिविल सेवा में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन मन न लगने के कारण त्यागपत्र दे दिया। महात्मा गांधी की प्रेरणा से वर्ष 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस में ये शामिल हो गए थे। देशबंधु चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। 1927 में इन्होंने इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। जर्मनी की जनता ने इन्हें नेताजी के नाम से संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, ये पूछा जाता है। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा है। वेवेल योजना 1945 में ये योजना आई थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व की रूढ़िवादी सरकार भारत में संवैधानिक प्रश्न को हल करने के उद्देश्य से लॉर्ड वेवेल को भारत के नेताओं से विचार विमर्श हेतु कहा। इस उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड वेवेल ने 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन, इसके गठनकर्ता ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे और ये मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आया। इसके सदस्य देख लीजिए, पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों लोग इसके सदस्य थे। संविधान सभा का चुनाव वर्ष 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के चुनाव आयोजित हुए और इस चुनाव का परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस को सबसे अधिक 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट और स्वतंत्र उम्मीदवारों को 15 सीटें मिली। 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण भेजा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये 16 अगस्त 1946 को बनाया गया था, जिसे नेहरू ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त 1946, याद रखिएगा, को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। लीग की इस कार्यवाही में भयानक रक्तपात हुआ। महात्मा गांधी ने नोआखाली में शांति स्थापना हेतु पदयात्रा की। ओके। अंतरिम सरकार का गठन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली। अंतरिम सरकार से प्रश्न पूछता है, देख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये उपाध्यक्ष कार्यकारी परिषद विदेश मामलों के बने। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री बने। सरदार पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा रियासत संबंधी मामले दिए गए। जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्री। आई चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री बने। CH भाभा कार्य खान और बंदरगाह मंत्री बने। अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री। गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री। अरोड़ा आशफ अली रेलवे मंत्री। राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। लियाकत अली वित्त मंत्री और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री बने। ओके।
एटली की घोषणा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया और लॉर्ड माउंटबेटन भारत में अपनी लॉर्ड माउंटबेटन योजना के साथ आया। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के 34वें गवर्नर जनरल बनकर आए। भारतीय नेताओं की स्वीकृति के बाद ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना प्रस्तुत की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। विधेयक को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। आधुनिक भारत की पुस्तकों को देख लीजिए। यंग इंडिया, हिंद स्वराज, गोखले, माई पॉलिटिकल गुरु और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये महात्मा गांधी इसके लेखक हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आज़ाद। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया इनिवेशंट की है। द लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष। बापू माई मदर, मनु बहन गांधी। आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी की है। गीता रहस्य, केसरी और मराठा, बाल गंगाधर तिलक। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, डॉक्टर रफ़ीक जकारिया की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास की है। फ्रीडम एट मिडनाइट, लैरी कॉरिन्स और डोमिनिक लेपियर। द ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। द स्टोरी ऑफ माय एंड डिपोर्टेशन और अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय की बुक है। इंडिया अर्नेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल की। इंडियन अर्नेस्ट कहा जाता है। द इंडिया स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। आवर इंडियन मुसलमान्स, W हंटर। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, V.D. सावरकर की पुस्तक है। सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूटनी, S.P. चौधरी की। अवध इन रिवॉल्ट, रुद्रांशु मुखर्जी की। द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, R.C. मजूमदार की। द ग्रेट रिवेलियन, अशोक मेहता की। तहजीबुल अखलाक, सैयद अहमद खां। स्प्रिंग टाइगर, ह्यूज टोए। टूवर्ड्स स्ट्रगल, जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। और इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। बंदी जीवन, ये सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक है। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ और एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, भगत सिंह की पुस्तक है। द फिलॉसफी ऑफ बम्ब, भगवती चरण बोहरा की पुस्तक है। अनाइहिलेशन ऑफ कॉस्ट, भीमराव अम्बेडकर की है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुई फिशर की पुस्तक है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष। बंगाली एक समाचार पत्र था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू की है। द ब्रोकन विंग, सरोजनी नायडू की। कैप्टिव लेडी, माइकल मधुसूदन दत्त की। टेररिस्ट, दिलीप मुखर्जी की पुस्तक है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्र की है। और मदर इंडिया, कैथरीन मेयो की है। ओके, तो ये आपका कंप्लीट 1885 से लेकर 1947 के इतिहास की कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं वो क्विक रिवीजन में आपका मैंने करवा दिया है। अब जो अगला वीडियो है वो इंडियन ज्योग्राफी का आएगा और पूरी इंडियन ज्योग्राफी को हम एक ही वीडियो में आपको देने वाले हैं। ओके, नमस्कार।